हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि आगे जो हैं आपके 10 दिन हैं। इन 10 दिनों में हम सीडीपी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहे हैं आपको। तो 2 वीडियोस आपके लिए सीडीपी के ऐसे टॉपिक करवा रहे हैं जिनको अगर आप लोगों ने आगे के दिनों तक कर लिया तो आपके कम से कम 25 प्लस तो आने हैं, पक्के हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 2 वीडियोज़ मैंने अभी आप लोगों को दी हैं करंट में, पियाजे से संबंधित वाइगोस की, जिसको अगर आपने देख लिया होगा तो उन 2 टॉपिक से क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे। उसी तरीके से आज जो मैं वीडियो दे रही हूँ वो कोहलबर्ग से संबंधित है और इस वीडियो को देखने के पश्चात मैं गारंटी के साथ ये कह सकती हूँ कि आपके कोई भी प्रश्न इससे नहीं छूटेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये आपको सीटेट में ज़रूर से ज़रूर आपको नंबर स्कोर करने में मदद करने वाला है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रीवियस ईयर देख रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग लगभग 12 दिन, 2 दिन पहले से स्टार्ट हो चुकी सीटीपी, मैं 12 दिन में वो टॉपिक आपको ऐसे पढ़ाने वाली हूँ जहाँ से आपके 25 प्लस कन्फर्म नंबर आपके बनेंगे। तो आप इस वीडियो को बस इतनी रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान कभी भी सही नहीं होता है। जो भी पढ़िए पूरा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और 10 डेज़ में आपको क्या क्या करना है, कितना चीज़ें मैं कराने वाली हूँ और आपको खुद से क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे दूसरी वीडियो में। आज के लिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो कोहलबर्ग थे वो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने 10 से 16 साल के बच्चों से लिए गए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू किया। 10 से 16 साल के जो बच्चे थे उनका इंटरव्यू लिया और उनसे प्राप्त जो तथ्यों से उनका विश्लेषण करके नैतिकता का सिद्धांत दिया, या जिसे हम नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। तो कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो क्या था, नैतिक विकास से संबंधित है, यानी मोरल डेवलपमेंट से संबंधित है। ठीक है, तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, इन्होंने क्या किया था, इन बच्चों को कई नैतिक दुविधा से सामना कराया, कई दुविधाओं से सामना कराया कि ऐसी स्थिति में क्या ये सही, क्या सही है, क्या गलत है, उस तरीके की बात की जाए कि सही और गलत के बारे में। ठीक है, कोहलबर्ग जो थे उन्होंने बच्चों को कई तरीके की नैतिक दुविधा यानी मोरल डायलेमा जिसे हम बोलते हैं, मोरल डायलेमा। अब इसका मतलब क्या होता है, मोरल डायलेमा होता क्या है, ये आपको समझना होगा क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहले तो हम समझेंगे कि नैतिकता क्या है। नैतिकता वह गुण जिससे सही और गलत की पहचान होती है। ठीक है, अब नैतिक दुविधा क्या होती है, सही और गलत के बारे में डिसीजन जब हम नहीं ले पाते हैं तो वो क्या होती है, मोरल डायलेमा कहलाती है। ठीक है, दुविधा की स्थिति जो होती है वही क्या होती है, मोरल डायलेमा कहलाती है। ठीक है, आई होप आप सभी को दिखाई दे रहा होगा सही से। तो ये चीज़ थी, इन्होंने किया और इसके लिए उन्होंने बच्चों को कई तरह की कहानियाँ सुनाई, लघु कथाएं जिसे हम बोलते हैं। तो कोहलबर्ग बच्चों को कई लघु कथाएं सुनाते थे और उससे संबंधित नैतिक समस्याओं से संबंधित जो है प्रश्न पूछते थे। उसी में उन्होंने एक फेमस स्टोरी सुनाई थी जो थी हिंज की स्टोरी। अब हिंज की स्टोरी क्या थी वो मैंने लिखी नहीं है, लेकिन आपको एक स्टोरी बताते हैं। एक व्यक्ति होता है, यूरोप में एक महिला होती जिसको विशिष्ट प्रकार के कैंसर से प्रभावित थी। ठीक है, तो डॉक्टर के अनुसार मात्र एक ही औषधि थी जो उस महिला को कैंसर से बचा सकती थी और ये औषधि सभी विक्रेता जो थे उनके पास नहीं थी। एक ये औषधि जो थी, एक ही विक्रेता जिसने इस औषधि को, जिसने उस दवा को क्या किया था, तैयार किया था, उसी के पास थे। तो और वो चाहता था कि उसको उसकी कीमत जितना उसने लगाया है उसको तैयार करने में, उससे 10 गुना अधिक कीमत पर वो बेच सके। इसके लिए उसने क्या किया, तो उसके पति को, तो उसके हिंज को तो अपनी पत्नी के लिए दवा चाहिए थी। तो उसने जितने भी पैसा था अपने पास संपर्क में या किसी से कर्ज लेके उसने इकट्ठा किया और करीब $200 की दवा थी और $100 ही हिंज क्या कर पाया, इकट्ठा कर पाया। उसके बाद उस विक्रेता से संपर्क किया कि प्लीज़ मुझे ये दवा दे दीजिए, नहीं तो मेरी पत्नी क्या हो जाएगी, मर जाएगी। लेकिन उसको वो जो दवा शोधक था, यानी जो उसने दवा बनाई थी, उसने उसको आधी कीमत पर दवा देने से क्या कर दिया, मना कर दिया।
हिंज बोला कि अभी आप आधा ले लो, आधा मैं बाद में दूंगा, फिर भी उसने नहीं दिया। तो इस तरीके से उसकी डॉक्टर, जो वो औषधि विक्रेता था, उसने उसकी जो रिक्वेस्ट थी उसको क्या कर दिया, ठुकरा दिया। अब हिंज बहुत निराश हो गया और उसने क्या किया, अगली रात ही जो औषधि विक्रेता था उसका स्टोर तोड़ा और वहाँ पे घुसकर अपनी पत्नी के लिए उस औषधि को क्या कर लिया, चुरा लिया। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या हिंज को ऐसा करना चाहिए था, क्या उसका व्यवहार जो था वो नैतिक रूप से सही था या गलत। तो ये थी उसकी कथा, और इसी तरह की कई कथाएं सुना के उन्होंने अपना प्रयोग किया था। तो ये एक स्टोरी बहुत फेमस है, इसको आप ज़रूर जानिए। उसके बाद हम लोग देखे थे, तो ये हिंज की स्टोरी थी, इसी के बेसिस पे उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। तो कोहलर ने बताया कि नैतिक विकास जो होता है 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, और प्रत्येक अवस्था की जो होती है 2-2 सब स्टेजेज होते हैं, यानी टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। 3 अवस्थाएं और उनकी 2-2 स्टेजेज, यानी 6 हो गई। तो पहली अवस्था जो होती है, अब इन अवस्थाओं को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो सीटेट में जो प्रश्न आते हैं उनको आप आसानी से कर लेंगे। अगर इन अवस्थाओं को आपने नहीं समझा तो आप सीटेट के प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। तो ये ऐसा नोट्स है मेरा जिसको पढ़ने के बाद आप बिल्कुल भी एक भी प्रश्न आपका इससे नहीं छूटेगा। तो प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कड़ा यानी लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग, ये जो अवस्था थी इसमें क्या कहा गया था। तो देखिए ये अवस्था क्या थी, 4 से 10 साल तक की आयु की होती है अवस्था, यानी 4 साल से जो 10 साल तक का बच्चा होता है उसमें ये अवस्था पाई जाती है। इस अवस्था में नैतिकता शून्य, अर्थात बच्चों को सही या गलत के बारे में नहीं पता होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कड़ा दूसरे लोगों के मानकों द्वारा निर्धारित होती है। आई होप को ये बात बहुत सीधी सी है, आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके जो 2 सब डिवीज़न है उनको जब आप देख लेंगे आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे सब डिवीज़न को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो क्या कहा इन्होंने, अब इनको सब डिवीज़न जो है उसको समझते हैं। तो ये जान देखिएगा 4 से 10 साल की आयु की होती है। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चा अभी 10 साल तक क्या उसमें ये सही और गलत के बारे में तर्क करेगा, तो उसके बारे में सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कता जो होती है दूसरों लोगों के मानकों के द्वारा निर्धारित होती है, यानी जो उससे लोग बड़े लोग हैं उन्हीं के हिसाब से वो सोचता है, उन्हीं के विचारों से वो को सही समझता है, वो जैसा कहते हैं वैसा करता है। तो इसकी जो 2 सब स्टेजेज है वो भी इसी बेसिस पे है। दंड एवं आज्ञाकारिता, यानी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, आज्ञाकारी। इस अवस्था में बच्चों में दंड से दूर रहने की अभिप्रेरण अधिक मजबूत होता है। यहाँ किसी भी कार्य या व्यवहार की नैतिकता को व्यक्ति के भौतिक परिणाम, यानी जैसे कि सजा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये क्या कहता है कि जो बच्चा होता है वो, इसमें जो बच्चा होता है वो ये कोशिश करता है कि उससे जो ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति हैं, जैसे कि माता पिता हो गए, शिक्षक हो गए, उनकी प्रति वो सम्मान दिखाए ताकि उसको दंड ना मिले। तो दंड एवं आज्ञाकारिता पहला स्टेज है। एग्जाम्पल के लिए हिंज को औषध नहीं चुराना चाहिए था, उनका ऐसा मानना था, क्योंकि ऐसा करने से वह पकड़ा जाएगा और उसको पुलिस जो है वो पकड़ के ले जाएगी, यानी उसको क्या मिलेगा, सजा मिलेगा। तो इस तरीके की दंड और आज्ञाकारिता जो है, जिसे हम कह सकते हैं सजा या आज्ञा पालन की स्थिति का अभिविन्यास, ये होता है फर्स्ट स्टेज जब बच्चा 4 से 10 साल की आयु तक का होता है। उसमें नैतिकता शून्य होती है और वो दूसरे के मानकों स्टैंडर्ड से ही उनकी जो नैतिक रीजनिंग होती है वो दूसरे के मानकों से निर्धारित होती है, न कि सही या गलत के जो इंटरनली, मतलब वो एक्सटर्नली प्रभावित होता है। ठीक है, वहाँ पे एक्सटर्नली प्रभावित होता है, वो इंटरनली खुद से नहीं सोच रहा है। तो ये चीज़ हो गई। साधनात्मक, इसी का सेकेंड जो सब स्टेज है वो है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, यानी इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। इसमें क्या करता है, बच्चा पुरस्कार पाने की अभिप्रेरणा जो होती है इसमें प्रबल होती है। यहाँ अदला बदली का भाव मजबूत होता है, जैसे को तैसा। तो आप इसके अगर एग्जाम्पल को समझें तो इसमें क्या होता है,
इसमें बच्चा क्या करता है कि जैसे कि उस आप क्या बोलते हैं, पुरस्कार पाने की अभिप्रेरणा प्रबल होती है। तो पुरस्कार पाने की अभिप्रेरणा का मतलब है कि जो बच्चा है वो अगर कोई उसको वो किसी को कुछ देता है तो वो बदले में ये भी एक्सपेक्ट करता है कि वो भी उसको कुछ देगा। यानी जैसे क्लासरूम में अगर बच्चा अपना टिफ़िन शेयर कर रहा है या कोई सामान किसी को दे रहा है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि वो बच्चा, दूसरा जो बच्चा है वो भी हमको कुछ दे। कभी कभी आप देखते हैं कि बच्चे पेन की अदला बदली भी कर लेते हैं कि ये वाला पेन तुम ले लो, तो वो कहता है कि अच्छा ये वाला तुम्हारा शार्पनर बहुत अच्छा है, ये वाला हमको दे दो। इस तरीके की चीज़ें उनके में होती हैं, यानी अदला बदली का भाव जो होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। इसी को अगर आप बदला लेने की स्थिति का भाव समझे कि जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी करूँगा, तो ये क्या है, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, या इंग्लिश में ही ज़्यादा याद रखिएगा, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पहले जो स्टेज थी उसकी 2 सब स्टेजेज। उसके बाद आती है रूढ़िगत तर्कड़ा यानी लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग। कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग, अब इसमें समाज से बच्चा, समाज के नियम उसके लिए मुख्य होते हैं, वो समाज के नियमों के अनुकूल बनना चाहता है। ठीक है, बच्चा क्या चाहता है कि वो समाज के नियमों का पालन करे और सामाजिक रूप से उसको चीज़ें ठीक लगती हैं, जो समाज के लिए सही है वही उसके लिए सही है, मेन इसका यही है। तो 10 से 13 साल की अवस्था की बच्चा जो होता है, अगर इस अवस्था का बच्चा है तो किस स्टेज में आएगा, रूढ़िगत तर्कड़ा यानी लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग। इसमें क्या करता है बच्चा, दूसरे के मानकों को अपने में अंतरीकृत करता है तथा उसी के अनुसार सही तथा गलत का निर्णय लेता है। पहली बात आप समझिएगा, जो पहला वाला स्टेज था वो पूरी तरीके से एक्सटर्नल था, मतलब बाहरी था, बाहरी लोगों के प्रभाव से था। दूसरा स्टेज जो है वो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों ही आ जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसमें बच्चा दूसरे के मानकों को अपने में अंतीकृत करता है तथा उसी के अनुसार सही तथा गलत का निर्णय करता है। अब इसमें 2 सब स्टेजेज हैं, उत्तम लड़का, अच्छी लड़की। इस अवस्था में बच्चों में अनुमोदन पाने यानी प्रशंसा पाने तथा निरोमुदोने यानी डिसअप्रूवल से दूर रहने का अभिप्रेरण तीव्र होता है। बच्चा यही कोशिश करता है कि हर कोई उसकी क्या करे, प्रशंसा करे, यानी समाज में उसको एक प्रशंसा मिले। ठीक है, वो चीज़ आ जाती है। और इसमें एक चीज़ और होती है कि बच्चा जब नैतिक निर्णय करता है तो दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखता है। तो उत्तम लड़का, अच्छी लड़की, ये चीज़ क्या है, तो उत्तम लड़का जो अच्छी लड़की की अवस्था है वो है आपकी कि ऐसा व्यवहार करे जिससे दूसरा कोई आनंदित हो और उसको एक्सेप्ट भी करे, मतलब उसके व्यवहार की प्रशंसा भी करे। इस तरीके की बच्चे में प्रवृत्ति होती है। उसके बाद आता है इसका जो सेकेंड स्टेज रूढ़िगत तर्कड़ा थी, उसका जो 4th 2 स्टेजेस थे, हर एक स्टेज में 2 सब स्टेजेस थे। तो हम लोग एक तरीके से चौथा पढ़ रहे हैं, सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता, ये रूढ़िगत तर्कड़ा का दूसरा स्टेज है। यहाँ क्या करता है, कानून तथा व्यवस्था अभिविन्यास भी बोलते हैं इसको। यहाँ बच्चा यह समझने लगता है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इन नैतिक नियमों के अनुसार व्यवहार करना जरूरी है। किसी भी परिस्थिति में कोई भी सदस्य इस नियम को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि यह नियम सभी के लिए क्या है, एक समान है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बच्चा क्या करता है, समझता है। अब इसमें हिंज से जो स्टोरी थी उसमें बच्चा क्या निर्णय निकालेगा, मतलब क्या है कि जो बच्चा था, जो इससे पहले वाली स्टेज में ये समझ रहा था कि दूसरे के साथ हमको उत्तम संबंध बनाना है, अनुमोदन पाना है, वहाँ पे इसमें बच्चा ये समझने लगता है कि नैतिक नियम जो मोरल लॉ है की व्याख्या दूसरों के साथ सिर्फ उत्तम संबंध बनाने के आधार पर नहीं की जा सकती है,
बल्कि वे अब यह समझने लगता है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इन नैतिक नियमों के अनुसार व्यवहार करना जरूरी है। किसी भी परिस्थिति में कोई भी सदस्य इस नियम को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि ये सभी के लिए एक समान है। मान लीजिए रेड लाइट का रूल है, तो ये सभी को मानना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब इसी के पक्ष में हिंज की अगर उसको नैतिक तुर्कणा इस समय पे दे दी जाए तो क्या करेगा? उसके पक्ष में अगर बात की जाए तो हिंज को औषधि चुरानी चाहिए थी, क्योंकि उससे उसकी क्या होती, पत्नी की जान बचाने की जो कसम खाकर शादी की है वो पूरी होती। और दूसरा विपक्ष क्या कहता है कि यदि पत्नी की जान की सुरक्षा करना हिंज के लिए स्वाभाविक है, फिर भी अगर उसकी पत्नी मर भी रही है तो उसे समाज के नियम को कठोरता पूर्वक पालन करना चाहिए। ठीक है, और एक अच्छे नागरिक होने का उदाहरण पेश करना चाहिए। ये हिंज के नियम के अनुसार इस जो सब स्टेज है इसको ये बताता है। उसके बाद आता है उत्तर रूढ़िगत नैतिक तर्कणा का स्तर, लेवल ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग। इसमें क्या कहा गया है? यहाँ नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण इंटरनल कंट्रोल में होता है। अगर आप लास्ट में देखिएगा, मैं कुछ शॉर्ट चीज़ें बताऊंगी इससे रिलेटेड, जो आपको एक व्याख्या दूंगी नॉर्मल इसकी, जो आपको ये पूरा फिर से एक समझ में आ जाएगा, एक मैप दूंगी। यहाँ नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण यानी इंटरनल कंट्रोल में होता है। सबसे पहला था एक्सटर्नल, दूसरा स्टेज जो था वो इंटरनल, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। थर्ड स्टेज जो उत्तर रूढ़िगत नैतिक तर्कणा का स्तर है, लेवल ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग, यहाँ पे नैतिक आचरण जो होता है पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण यानी बच्चे के किशोरावस्था में ये आ जाते हैं, इंटरनल कंट्रोल में होता है। नैतिकता का ये हाईएस्ट लेवल है, इसमें नैतिकता का ज्ञान बच्चों में होता है। ठीक है, अब सामाजिक अनुबंध, इसके जो दो सब स्टेजेज हैं वो हैं सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। 13 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था होती है वो बच्चे इस अवस्था में आते हैं। यहाँ बच्चे उन इंडिविजुअल राइट्स तथा नियमों का आदर करते हैं जो प्रजातांत्रिक रूप से मान्य है। अगर किसी नियम से समाज का नुकसान हो तो ऐसे नियम को तोड़ दो, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, तो सामाजिक अनुबंध सामाजिक रूप से ये उन्हीं नियमों का आदर करते हैं जो डेमोक्रेटिकली क्या होंगे, मान्य होंगे। यहाँ लोगों के कल्याण और बहुसंख्यकों के इच्छाओं का तर्कसंगत महत्व करते हैं। और इस तरीके से ये नियमों का पालन करते हुए भी अगर किसी नियम से समाज का नुकसान होता है तो उसको ऐसे नियम तोड़ दो, इस तरीके की विचारधारा रखते हैं, ऐसा उनका चिंतन होता है। ठीक है, यहाँ पे जो नियम होते हैं वो एक कोई ठोस नहीं होते हैं। ये जो जैसे पहले का था, इससे पहले की जो अवस्था थी वहाँ पे जो कानून बना हुआ है उसी का पालन करना, लेकिन यहाँ पे ये ठोस नहीं है। अगर कानून है या कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो समाज की आवश्यकता है तो उस नियम में परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसा इन लोगों का मानना था, इनका विचार था, इनकी नैतिक तर्कणा थी। ठीक है, तो ये हो गया। अब लास्ट जो हमारा बचा हुआ है वो है सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुक्ता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, जो कि हायर स्टेज है, सबसे नैतिक डेवलपमेंट की, मोरल विकास की हायर स्टेज है। तो यहाँ किशोर क्या करता है, दूसरे के विचारों तथा बाहर के शोर को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करिएगा। यहाँ किशोर क्या करता है, दूसरे के विचारों तथा नैतिक प्रतिबंधों से स्वतंत्र होकर अपने आंतरिक मानक के अनुरूप व्यवहार करता है। मतलब वो खुद समझता है कि क्या ये चीज़ सही है और क्या ये चीज़ गलत है, किसी बिल्कुल स्वतंत्र निर्णय लेता है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में, ये प्रश्न है एक पूछा गया था सीटेट में, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है नैतिक तर्कणा यानी मोरल रीजनिंग। ठीक है, तो अगर आप सारांश देखें तो जो है कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाओं में बांटा,
ठीक है। पहली अवस्था थी आपकी पूर्व नैतिक स्तर यानी लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसको हम लोग दूसरे नामों से भी जाते हैं, तो ये कई नामों से पूछा जाता है, वो आप देख लीजिएगा। पहला स्टेज क्या हो गया, प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कणा का स्तर, जिसको हम लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका रूढ़िगत लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग, और थर्ड हो जाएगा लेवल ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग। इन तीनों को हमने दो दो में अलग डिवाइड किया। तो दो दो में अलग डिवाइड करने के बाद, जैसे ये था ना, 3 स्टेजेस थे और तीनों स्टेजेस को अलग अलग स्टेज 1 मोरल लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल, उसके बाद जो कि 4 से 10 साल तक की आयु का होता है। लेवल 2 जो होता है वो होता है आपका 10 से 13 साल तक की आयु तक, और लेवल 3 होता है 13 साल से ऊपर की आयु तक। जो लेवल 1 होता है यानी वहाँ पे बच्चे की नैतिकता बिल्कुल क्या होती है, शून्य होती है, अर्थात बच्चा सही गलत के बारे में नहीं पता होता है। उसमें 2 सब स्टेजेज होती हैं, दंड एवं आज्ञाकारिता और साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, ठीक। उसके बाद लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग होती है, दूसरा स्तर होता है जिसे हम लौकिक स्तर या परंपरागत स्तर भी बोलते हैं। तो इसमें जो होता है रूढ़िगत तर्कड़ा लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग, इसमें सामाजिक नियम के अनुसार बच्चा कार्य करता है। 10 से 13 साल की अवस्था होती है। इसके 2 सब स्टेजेस हैं, उत्तम लड़का अच्छी लड़की, सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता। उसके बाद जो थर्ड स्टेज है वो है उत्तर रूढ़िगत नैतिक तर्कणा का स्तर, जिसमें 2 स्टेजेस जो हैं वो सामाजिक अनुबंध उन्मुखता और है आपकी सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता। तो ये है आपका कोहल वर्ग का नैतिक सिद्धांत। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें, और इसमें एक और चीज़ है कि अगर इनकी आलोचना की जाए तो इन्होंने आलोचना की बात करें तो महिलाओं को, जो कोहल वर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक जो विभिन्नता थी उसको महत्व नहीं दिया था, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी हैं। आप इससे संबंधित जब प्रश्न करेंगे तो आपको खुद ही ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिनमें हम लोग डिसलेक्सिया वगैरह जो अधिगम अक्षमता होती हैं उनको, और आपके जो थार्डनाडाइक वगैरह हैं सभी को पढ़ेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। NEP पढ़ेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही होगी। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिर्फ हम उन्हीं को लेकर आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।